नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, लेकिन आज बड़ी विषम परिस्थितियों में मैं आपके लिए ये घटना रिकॉर्ड कर रहा हूं। पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। इन्वर्टर की बिजली करीब 1 घंटे मैंने वेट किया कि शायद बिजली आ जाए, लेकिन बिजली नहीं आई। तो मैंने फैसला किया कि इन्वर्टर की रोशनी में ही आज का एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा। एसी चल नहीं रहा है, पसीने से आप देखिए बुरा हाल है। इन्वर्टर से जैसे तैसे थोड़ी सी रोशनी का इंतज़ाम करके मैं इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर बिजली ना आए और इन्वर्टर बीच में ही बैठ जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले दिन यानी कल बाकी का किस्सा, बाकी की घटना, बाकी की अपराध की सूचना बता दूंगा। आज का वाकया उत्तर प्रदेश का है, जनपद है मुरादाबाद। मुरादाबाद से मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर बिलारी कस्बा है और बिलारी थाना है। तारीख है 13 जून 2023। गांव था खानपुर। करीब 3 बजे के आसपास गांव से कई फोन धड़ाधड़ स्टेट कंट्रोल रूम यानी 112 पर गए कि गांव के ही अनेक पाल और उसकी पत्नी सुमन को किसी ने गोली मार दी। गांव में ही एक शादी समारोह था और डीजे बहुत तेज आवाज में बज रहा था, इसलिए लोगों को पता नहीं लगा। जब डीजे बंद हुआ, बच्चों के चिल्लाहट की आवाज आई, तब लोगों ने जाकर देखा कि आंगन में दोनों के शव पड़े हुए हैं। अंधेरा था, इसलिए इसके आगे की कोई सूचना गांव वाले कंट्रोल रूम को नहीं दे सके। 2 लोगों की हत्या की सूचना गंभीर है। पति पत्नी दोनों की हत्या हुई है, घर के भीतर हुई है, आंगन में उनकी लाश पड़ी हुई है। तुरंत फोन से बिलारी थाने के प्रभारी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह को बताई गई। आनंद फानंद में रविंद्र प्रताप सिंह तैयार होकर अपने सहकर्मी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। घर में बिजली नहीं थी। छोटा सा घर और छोटा सा आंगन। बीच आंगन में पति पड़ा हुआ था जिसे गोली लगी थी, लेकिन आंगन में ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। लोगों ने बताया कि हम लोग जब आए तो पत्नी की सांसें चल रही थीं। उसको फौरन यहाँ से बिलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी पीएचसी पर ले गए, लेकिन वहाँ भी उसकी मौत हो गई है। मतलब वहाँ भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने अपने जो फ्लड लाइट वाली टॉर्च हमेशा रखती है, उससे देखा तो आंगन के ठीक बीचों बीच एक चौकी छोटी सी रखी गई थी। उस पर छोटी छोटी कई मूर्तियां रखी हुई थी। एक नारियल रखा था, एक पोटली रखी थी और एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसमें पैरों में लगाने वाले महावर से डुबोकर किसी लकड़ी में रुई फंसाकर उससे 3-4 मंत्र लिखे हुए थे। ढेर सारा फूल, अक्षत, कपूर
लौंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर बिखरी हुई थी। तभी पुलिस की निगाह पड़ी कि एक कट्टा भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। पुलिस पशोपेश में थी कि बाहर का कौन सा आदमी भीतर आकर इन दोनों को एक साथ गोली मार सकता है। कट्टे में एक ही गोली फंसी हुई थी। 315 बोर का कट्टा था, उसमें एक गोली पड़ी हुई थी और 2 जानें गई थी। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए। डॉक्टर से पूछा, उसने कहा साहब इनको एक गोली लगी है, बाकी चीज़ें तो पोस्टमार्टम में आएंगी, लेकिन वो गोली सीने से आर पार हो गई है। वो पीठ से उसकी एंट्री है या सीने से उसकी एंट्री है, ये कहना मुश्किल है। ये पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाएगा। और मौके पर पड़े हुए पति यानी अनेक पाल, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, उसके सीने में गोली लगी थी और गोली आर पार नहीं हुई थी। अब एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि आखिर किस सिचुएशन में थे कि एक ही गोली में दोनों मारे गए। थोड़ी ही देर में इसके ससुराल के, अनेक पाल के ससुराल यानी उसकी पत्नी सुमन के मायके से लोग आ गए। लोगों ने ये बताया, क्योंकि पास के ही जिले, अब जिला हो गया, पहले मुरादाबाद में ही था, संभल के रचखेड़ा गांव में अनेक पाल की ससुराल थी, यानी सुमन का मायका था। उसके 2 भाई पुष्पेंद्र और सुभाष, ये दोनों भी आ गए। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या दोनों में कभी कोई झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं साहब, झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन जो बात हम लोगों की समझ में आ रही है वो ये है कि हमारे बहनोई बहुत सालों से तांत्रिकों और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए थे, और यहाँ जो चौकी पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कटा हुआ नींबू रखा हुआ था, मिर्च रखी हुई थी, कपूर रखा हुआ था, हवन के सामान रखे हुए थे, लौंग इलायची बहुत ढेर सी रखी थी। बहरहाल जो जो चीज़ें तंत्र मंत्र में इस्तेमाल की जाती हैं वो सब चीज़ें वहाँ रखी हुई थी, बिखरी हुई थी। दोनों लोगों की गिरने की वजह से वो बिखर गई थी, लेकिन मौजूद सब थी। एक चीज़ और विशेष थी कि अनेक पाल के दाहिने पैर में महावर लगी हुई थी। दूसरी विशेष बात थी कि अनेक पाल ने सिंदूर का बड़ा भारी सा टीका अपने माथे पर लगा रखा था, जो माथे के अलावा आधे बाल में भी लगा हुआ था। ये तय हो गया कि इन दोनों में पति वो किसी तांत्रिक के प्रभाव में था और बहुत दिन से उसके प्रभाव में था, और वो कोई तंत्र क्रिया कर रहा था। साले सुभाष ने बताया कि मेरी बहन के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी ज्योति है, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल है। उसके बाद 15 साल का लड़का लकी, 12 साल का विक्की और 8 साल का विजय है। सुभाष ने यह भी बताया कि उसकी छोटी बहन प्रीति की शादी 8 जून को थी, और इसी शादी में शामिल होने के लिए मेरी बहन और बहनोई यानी सुमन और अनेक पाल चंडीगढ़ से अपने 3 बच्चों के साथ आए थे। बेटी का चूंकि हाई स्कूल का एग्ज़ाम था या हाई स्कूल के पेपर थे या कोई एग्ज़ाम था, इसलिए वो बेटी को नहीं लाए थे। चंडीगढ़ में अपने परिवार के, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उसे छोड़ आए थे। ये हुआ कि बच्चों से भी अलग अलग पूछताछ की गई। चूंकि सिपाही सब वर्दी में थे, इसलिए ये पूछताछ करना उचित नहीं लग रहा था।
सादी वर्दी में सिपाही और उनके दोनों मामा को ये कहा गया कि जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता करें। दोनों बेटे जो बड़े थे, यानी विक्की और लकी 15 साल का और विक्की 12 साल का, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रात खाना वाना खाने के बाद करीब 11:30 बजे मेरे पिता अनेकपाल ने कहा कि यहाँ पर गर्मी है, सब लोग छत पर चलते हैं, सोते हैं। हम 3 भाई भागकर छत पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने मेरी माता जी को रोक लिया। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर ये लगा कि हो सकता है कोई बात करनी हो, इसलिए मम्मी पापा नीचे रुक गए। विक्की ने फिर बताया कि हमने ऊपर से झांक कर देखा तो देखा मेरे पिताजी बीच आंगन में एक छोटी सी चौकी रखकर उस पर आटे से, हल्दी से और सिंदूर से कोई चौक बना रहे हैं, जो पूजा करने से पहले बनाया जाता है। फिर एक आध बार झांक कर देखा तो मेरे पिताजी पूजा में व्यस्त लग रहे थे, मेरी माँ पास में बैठी हुई थी। ये सब थोड़ी देर देखने के बाद हम तीनों सो गए। इसके बाद क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। करीब रात में जब वो बहुत अच्छी नींद में सो रहे थे, तब उसने, यानी बड़े वाले ने, विक्की ने जोर जोर से आवाज़ सुनी, लकी विक्की, लकी विक्की, बेटा लकी विक्की। ये 3 बार आवाज़ आई और यह आवाज़ उसकी माँ की थी। गहरी नींद में भी उसका विक्की की नींद खुल गई। लकी जो बड़ा था उसकी नींद खुल गई। विक्की और लकी दोनों भाग कर नीचे आए। उनके नीचे पहुंचने के पहले गोली चलने की आवाज आई और जैसा लकी बताता है कि उसके पहुंचते पहुंचते माँ और पापा दोनों जमीन पर गिर गए। ढेर सारा खून निकलने लगा। बच्चे घबरा गए। छोटा जो सो रहा था विजय, उसको भी आवाज़ देके नीचे बुला लिया। जोर जोर से पड़ोसियों का नाम लेके चिल्लाने लगे, लेकिन उस समय डीजे अपनी फुल वॉल्यूम पर बज रहा था, इसलिए पड़ोसियों के आने में कोई 20 मिनट का समय लग गया और लगातार तीनों भाई चिल्लाते रहे नाम ले लेकर। लकी ने बताया कि मेरी माँ के जो सीने में छेद था उससे हवा आ रही थी और जा रही थी। मैंने कोशिश करके अपने कपड़े उतारकर उस छेद को बंद करने की कोशिश की। माँ की सांस चल रही थी। पड़ोसी जब आए, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर चिल्लाए। जब थोड़ा सा डीजे की आवाज़ कम हुई, पड़ोसी आए तो उन्होंने फौरन मेरी माँ को एक गाड़ी से अस्पताल ले चलने के लिए कहा और ये कहा कि इसमें जान है, ये बच सकती है, लेकिन अनेकपाल मर चुके हैं। उन्हें ले गए और बाद में ये पता लगा कि वहाँ पहुँचने के 15-20 मिनट बाद ही माँ की भी मृत्यु हो गई, यानी सुमन की भी मृत्यु हो गई। भाई सुभाष ने ये बताया कि चूंकि हमारे छोटी बहन की शादी थी 8 जून को, तो ये कुछ दिन पहले 8 जून से 4-5 दिन पहले ये 10 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और 4-5 दिन पहले पूरा परिवार बेटी को छोड़कर शादी में शामिल होने के लिए आया था और शादी निपटा के 3 दिन पहले ही अपने गांव खानपुर ये लोग पहुंच गए थे।
सुभाष ने यह भी बताया कि शादी के बाद अचानक इन्हें पता नहीं क्या हो गया मेरे बहनोई को कि वो बाबाओं के, तांत्रिकों के और जो ये ओझा सोखा है, दिन भर उनके पीछे पीछे रहा करते थे। रात में समय जब कुछ बचता था तो वही तांत्रिक विद्या की पूजा पाठ करते थे। घर वाले परेशान हो गए। सुभाष ने कहा कि कोई 7 साल पहले मैं अपनी बहन सुमन और उसके चारों बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद बड़ी बेटी और दूसरा वाला पहला वाला बेटा यानी लकी, इनके जब स्कूल जाने का समय हुआ तो सुभाष के छोटे भाई पुष्पेंद्र ने कहा कि हम इनको लुधियाना ले जाते हैं, ये हमारे बच्चों के साथ ही रहेंगे, कम से कम पढ़ाई तो करेंगे, क्योंकि बहनोई न तो खुद कुछ करते हैं न बच्चों की पढ़ाई पे जरा सा भी ध्यान देते हैं। उसी समय हम अपनी बहन और उसके चारों बच्चों को लेकर लुधियाना चले गए। वहाँ मेरी बहन अपना आसपास कुछ काम करने लगी, जहाँ और भी मोहल्ले की औरतें काम करती थीं, बच्चे पढ़ाई करने लगे। और ये 5-6 साल अकेले अनेक पाल यहीं खानपुर में अपने घर पर रुके रहे और तरह तरह की यही तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र, रात रात भर शमशान पे बैठे रहना, इस तरह के काम, पागलपन के काम वो करते रहे। लेकिन अचानक उन्हें ऐसा कुछ हुआ कि 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं लुधियाना बच्चों के पास जाऊंगा, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। और वो 1.5 साल पहले वहाँ पहुँच गए और वहाँ वो लगभग ठीक हो गए थे। वहाँ तांत्रिकों और उनके चक्कर में पड़े नहीं, न किसी से मिले। इसी बीच में बहन की, सुभाष ने बताया मेरी छोटी वाली बहन की शादी होनी थी, तो ये सभी मेरी बहन और बच्चों को लेकर शादी में शामिल होने के लिए चले आए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही फिर इन्हें उसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक या किसी से बात की हो, उसी की धुन सवार हो गई। देखिए, जिस बात का हमें डर था, लाइट नहीं आई, इन्वर्टर ऑफ हो गया। मोबाइल की रोशनी में जो बची हुई, क्योंकि अब कल पे छोड़ दूंगा तो ये आधी अधूरी कहानी या आधी अधूरे अपराध का ये वृतांत सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सुभाष ने ये पूरी बात जब बताई कि किस तरह से वो आए थे, उसी में एक बात और बताई। उसने कहा कि इसी शादी के दरमियान मेरे बहनोई अनेकपाल का मोबाइल कहीं खो गया। लेकिन उसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, बोले अच्छा हुआ, मोबाइल पुराना था, खो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन छोटे भाई पुष्पेंद्र ने अपना मोबाइल, जो बहुत पुराना नहीं था, उसको रीसेट करके उन्हें दे दिया और ये कहा कि कल तक हम सिम इसमें लगवा देंगे। उनके जाने के पहले नया सिम लेकर उसमें लगवा भी दिया। पहले तो अनेकपाल उसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन दोनों भाइयों ने जबरदस्ती उसे ये मोबाइल दे दिया, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने हल्ला किया कि उसने शाम को या दिन में ये जिक्र किया था कि मेरा मोबाइल मेरे ससुराल में खो गया। ये नहीं बताया कि मेरे सालों ने मुझे एक नया मोबाइल भी दिया, लेकिन वो मोबाइल खोने की उसे कुछ नाराजगी थी। लोगों ने कहा कि हो सकता है इसी नाराजगी की वजह से उसने ऐसा किया हो, लेकिन सुभाष बताते हैं कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा वो न इच्छुक थे, न बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते थे। सामान्य वाला मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था कि उसमें वो दिन भर बिजी रहते हैं। दोनों सालों ने ये भी बताया कि शादी के बीच में उन्होंने ये सबको ये सूचना दी कि मैं अपना, ये घर मेरा बहुत छोटा है, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, घर बनवाने के लिए 1 बीघा जमीन हमने खरीद ली है और जल्दी ही इस पर हम काम शुरू करेंगे और अपना नया घर बना लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये घटना हो गई। बहरहाल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस ने इसको
इस जैसे जो सीन था उसको रिक्रिएट किया और ऐसा लगा जैसे तंत्र क्रिया के मध्य या तंत्र क्रिया समाप्त होने के बाद अनेकपाल ने अपनी पत्नी कुसुम को अपने सीने से या अपने गले से लगा लिया और कट्टे से पीछे से उसकी पीठ में गोली मार दी और गोली उसके पीठ से भीतर होकर और सीने से बाहर निकली और इसी तरह ठीक उसके सीने पर जाकर भीतर धंस गई। चूंकि उसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी एक बॉडी में ट्रेवल करने के बाद, इसलिए उसमें इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं रह गई कि वो अनेकपाल के शरीर को भी पार करके बाहर निकल जाए। पोस्टमार्टम के दरमियान ये बुलेट उसकी बॉडी में ही मिली। दोनों की किस हाइट पर यह गोली चली होगी, जब उसको पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब उसकी ऊंचाई को नापा तभी ये तय हो गया कि ये दोनों खड़े थे उस समय और दोनों या तो गले मिल रहे थे या फिर नजदीक से कोई बात कर रहे थे और इसी बीच में उसने पीछे से सटाकर ये गोली मारी थी। क्योंकि शरीर में दोनों की जिस ऊंचाई पर गोली लगी है वो जमीन से उसकी दूरी पति और पत्नी दोनों में बराबर है और बुलेट रिकवर भी हो गई। कट्टे में एक ही खोखा कारतूस फंसा हुआ मिला, दूसरा कोई खोखा कारतूस कहीं नहीं मिला। तो पुलिस ने जो रिकंस्ट्रक्ट किया उससे भी ये लग रहा था कि तांत्रिक प्रक्रिया के मध्य में उसने दोनों लोगों को, अपने को और अपनी पत्नी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिजली फिर से आ गई, लेकिन अब की बार बिजली ही आई है, लाइट जिसको आना कहते हैं, क्योंकि इन्वर्टर तो खत्म हो चुका था। करीब 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद बिजली रानी का पुनर्आगमन हुआ इस आपके सामने जब हम वार्ता कर रहे हैं इस जगह पर। तो बहरहाल ये तय हो गया कि ऐसा ही हुआ होगा। तांत्रिक का पता बिल्कुल नहीं लग पाया। पुलिस, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, पुलिस दोनों के सीडीआर को खंगाल कर और यहाँ पर लोगों से बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रही है कि इसका तांत्रिक कौन था, यानी जिसके कहने पे ये तरह तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता होगा। या इससे ये पता लग सकता है कि ऐसी कौन सी तांत्रिक प्रक्रिया उसने करने को कहा था जिसमें उसने खुद की और अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। आज की घटना, मतलब आज तो हद ही हो गई। पत्नी और खुद को मार डाला, ये भी नहीं सोचा कि 4 बच्चों का क्या होगा जो उनके अपने बच्चे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने अभी आपको कल के एपिसोड में, उसके 2 एपिसोड पहले यानी 806 और 809 में इसी तरह के तांत्रिकों के इस माया जाल से संबंधित 2 घटनाएं सुनाई थी। उसके पहले भी मैं अपनी इस यात्रा में करीब 16 ऐसी घटनाएं बता चुका हूँ जिनमें इन तांत्रिकों की वजह से अपराध हुए हैं और गंभीर अपराध हुए हैं, लोग लुटे पिटे हैं। और इन सभी में आज का मिला के करीब 20 तांत्रिकों से संबंधित अपराध हुए हैं। इन लगभग सभी में मैंने डिटेल में इनकी मोडस ऑपरेंडी, इनके बोल वचन जो होते हैं जो छपे रहते हैं, इनका कैसे अपने ग्राहकों को फंसाते हैं, कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहाँ कहाँ इनके एडवर्टीजमेंट छपते हैं, किस तरह के टेलीफोन नंबर ये अपने एडवर्टीजमेंट में रखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बार बार बताई हैं। लेकिन फिर वही बात है, यक्ष प्रश्न तो ये कि इतना सब होते हुए, आसपास इतना सब सुनते हुए, लोगों के लुटने पिटने की कथा जानते हुए भी कैसे लोग इन ढोंगियों पर विश्वास कर लेते हैं, इन लोभियों पर विश्वास कर लेते हैं, इन पापियों पर विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुझे आज तक कभी ऐसा कोई नहीं मिला जिसको
इस तांत्रिक प्रक्रिया से कोई लाभ हुआ है। किसी को भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। अगर आपकी जानकारी में किसी का गड़ा हुआ धन तांत्रिक के बताई जगह पर मिला हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं भी नतमस्तक होऊंगा ऐसे तांत्रिक के सामने। तो किसी को गड़ा हुआ धन नहीं मिला, किसी की गंभीर बीमारी ये किसी तंत्र क्रिया से नहीं ठीक कर पाए, किसी की नौकरी किसी तांत्रिक क्रिया से नहीं मिली है, फिर भी इन तांत्रिकों की दुकान चल रही है, अच्छे से चल रही है और लोग रोज बेवकूफ़ बन रहे हैं, लुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि कभी भूल के भी ना फंसिए इनके जाल में। मत आजमाइए किसी ऐसे फार्मूले को जो तांत्रिक कहते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। मत हाथ लगाइए ऐसे किसी फार्मूले को। और ऐसे बड़े कैची विज्ञापन जो ये तांत्रिक देते हैं, कभी इसको आजमाने मत लगिएगा। इनकी सारी मोडस ऑपरेंडी के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब आप इनकी कैची लाइंस देखिए कि तंत्र मंत्र से पाएं पैसा। अब ये बताइए, पैसे की लालच किसको नहीं है? हर आदमी अपने आप को तंग महसूस करता है पैसे से। अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसे मकान की चाहत है, मकान भी है उसे 2 और गाड़ियों की चाहत है, एक और मकान की चाहत है, बिजनेस में ढेर सारे फायदे की चाहत है। तो लिखता है ये तांत्रिक, ये ढोंगी तांत्रिक, तंत्र मंत्र से पाएं पैसा। लोगों को ये लगता है यार ये फ्री में पैसा पाने की विधि बता रहा है, चलिए आजमा लेते हैं। और आपने हाथ डाला नहीं कि आप बर्बाद हुए। ऐसा फंसाएंगे, ऐसा डराएंगे कि अपना भी सब कुछ आप दे आएंगे। आपके पैसा कमाने की बात तो बहुत दूर की है। दूसरा कैची इनका टाइटल देखिए, एक छोटा सा उपाय करेगा सारी बीमारी से दूर। अब 50% लोग तो डायबिटिक हैं, बीमारी भी कहते हैं इसको, हालांकि ये डिफिशियंसी है। तो उनको लगता है यार ये कौन सा बहुत छोटा उपाय है कि सब बीमारी इससे चले, चलो इसको आजमा लेते हैं। बस इनकी कटिया में आप जैसी मछली फंस गई। जान ही जानी है, फिर रोस्ट ही होना है, फिर मसाले में तला भुना जाना है आपको अगर इनकी कटिया में आप फंसे। अगला देखिए इनकी अगली कैची लाइन, एक मंत्र से मिलेगा औलाद का सुख। अब युवक युवती नवविवाहिता जोड़े अगर थोड़ा सा भी देर होने लगती है बच्चे में तो बेचैन हो जाते हैं, और जैसे ही वो ऐसी कैची लाइन पढ़ेंगे तो वो उनको लगेगा कि इसको आजमाने में क्या हर्ज है। एक मंत्र से मिलेगा औलाद का सुख। मिला है क्या किसी को? है कोई ये ताल ठोंक के बताने वाला कि नहीं साहब मैंने ये मंत्र पढ़ा और मेरी संतानें पैदा हुई या मेरे संतान पैदा हुए। अगला कैची है कि तंत्र मंत्र साधना से सुखी बनाएं जीवन। अब देखिए कितना वेग सा है। हमारा जीवन सुखी है, लेकिन फिर कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना कमी सी महसूस होती है कि मकान बहुत पुराना हो गया है, फ्लैट अगर ले लेते तो आराम से और मौत से हमारी ज़िंदगी कटती। बड़े कंजस्टेड इलाके में हमारा पुराना पुश्तैनी घर है, नए शहर के नए भाग में हम एक और मकान ले लेते। मतलब कुछ न कुछ ज़रूरत हमेशा बनी रहती है जो आपको और सुखी बनाएगी, ऐसा आपके भीतर आभास देती है। बस फंस गया इनके जाल में। इस कैची, इस जो बहुत ही आकर्षक लाइन है, इसके जाल में आप फंस गए। ये सब झूठे दावे हैं, ये सब फरेब है, ये सब माया जाल है, ये सब मछली फंसाने की कटिया है, ये सब कबूतर फंसाने के यंत्र हैं। आप फंसे, फड़फड़ाएंगे,
दम टूट जाएगा या मारे जाएंगे। इसलिए फिर एक बार फिर से वही सलाह, मत फंसिए इनके चक्कर में, मत फंसिए इनकी माया जाल में, मत फंसिए अपनी थोड़ी सी लालच के लिए इनके कांटे में, इनकी कटिया में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।